हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पर हिंदी का सीरीज़ कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम लोग पूरा हिंदी व्याकरण शुरू से अंत तक हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें से कई क्लासेस हो चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने विशेषण देखा हुआ है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, आप इसको चैप्टर कह सकते हैं। इससे हर एक एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हर एक एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर के पोर्शन में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी ग्रामर जो है हर एक एग्ज़ाम में आपका पूछे जाते हैं, चाहे वो 10 नंबर के पूछे जाए, चाहे 20, और व्यापम की किसी एग्ज़ाम में 40 नंबर तक के हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं। और अभी जो संपरीक्षक की भर्ती जो होने वाली है, उसमें 100 नंबर के हिंदी के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा नंबर के प्रश्न जो है आपकी एसआई भर्ती में भी पूछी जाने वाली है। तो ये सीरीज़ जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। दोस्तों, अगर आप हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप लोग मॉडल टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी जो है आपके सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ ले रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 4 टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, 4 टेस्ट हैं जो कि संपरीक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 100 मार्क्स के 4 टेस्ट पेपर यहाँ पर लेने वाले हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी उसमें आता ही आता है। आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज यहाँ पर एग्ज़ाम ली जाएगी। एक दिन जो है आपके इतने टॉपिक का लिया जाएगा, आप लोग टॉपिक देख लीजिएगा। यहाँ टॉपिक हिसाब से आपका 3 पेपर लिया जाएगा, ठीक है, डिवाइड करके। और जो चौथा टेस्ट पेपर होगा, पूरे हिंदी का कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होगा। 100 नंबर के टेस्ट होंगे। और यहाँ पर से व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये जो फ़ी है वहाँ पर 120 रुपये का फ़ी आपसे लिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये 4 टेस्ट पेपर देने के लिए, जिसको जो है व्यापम के अकॉर्डिंग जिस तरह से सिलेबस बनाया जाता है उसी तरह से आपका एग्ज़ाम। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिया की परिभाषा। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। क्रियापद, ठीक है, एक पद, यानी कि पूरा एक पद, जैसे लिख से लिखना, ये एक पद है कहने का मतलब। ठीक है, तो उसको एक पद कहेंगे। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये भी इस सेंटेंस से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो सेंटेंस को आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा कि संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिस बुक से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज़ को, तो आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक की PDF लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग इस बुक के PDF को बहुत ही मामूली चार्जेस के साथ डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे कि लिख के साथ लिखना, हंस के साथ हंसना। तो ये लिखना का जो मूल शब्द है वो धातु कहलाएगा, उसको कहते हैं लिख। ठीक है, लिखना लिख से बना है, हंसना हंस से बना है। प्रकार, अब इसके प्रकार देखिएगा। कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं। जैसे कि पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर देखिएगा मुख्यतः 2 भेद किए जाते हैं, अकर्मक और सकर्मक। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा इसमें लगन लगाने की आपको ज़रूरत है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक की क्रिया जो है हर एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठता है। ठीक है, यानी कि ये अकर्मक जिससे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है अकर्मक। ठीक है, अकर्म जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में कर्म नहीं होगा उसको अकर्मक कहेंगे। जैसे कि कुत्ता भौंकता है, ये बहुत ही सिंपल वाक्य है। अब इसमें आप ये सोचते होंगे कि इसमें कर्म कैसे नहीं है, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कि राम खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है, तो इसमें आप देख सकते होंगे कि यहाँ एक शब्द है खाना और एक है खाता। तो ये जो खाता है और ये खाता है, इसमें क्या अंतर है? ये जो खाना है वो उसका मतलब है भोजन। ठीक है, राम किसको खाने का काम कर रहा है? भोजन को। तो यहाँ भोजन जो है वही आपका कर्म होगा। ठीक है, जो भोजन है वही कर्म है। अब यहाँ जिसके बदले में ये लिख दूंगा, अगर उस खाना को हटा दिया जाए तो यहाँ पर आएगा राम खाता है। ठीक है, राम खाता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक अकर्मक हो जाएगा। राम खा तो रहा है लेकिन क्या खा रहा है ये नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये अकर्मक हो जाएगा। और राम खाना खाता है वो क्या हो जाएगा?
सकर्मक हो जाएगा। उसी तरह से कुत्ता भौंकता है, भौंक रहा है लेकिन इसमें कर्म नहीं है। कविता हंस रही है, ठीक है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। टीना सोती है, कर्म नहीं है। बच्चा रोता है, आदमी बैठा है, बिल्कुल इसमें किसी भी वाक्य में यहाँ पर कर्म नहीं है। अब सकर्मक को देखिए तो आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सकर्मक क्रिया क्या होता है? वे क्रिया जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ साथ कर्म भी होता है, उसे सकर्मक कहते हैं। क्रिया होता है और कर्म भी होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, भूपेंद्र दूध पी रहा है। जैसे मैंने कहा भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो यह क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। नीतू खाना बना रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है। अगर यहीं पर रहता भूपेंद्र पीता है, तो वो क्या पीता है? यहाँ पर अगर क्लियर नहीं किया जाता तो वो अकर्मक होता, लेकिन भूपेंद्र दूध पी रहा है, ये सकर्मक है। नीतू खाना बना रही है या नीतू खाना पका रही है, ये सकर्मक हो जाएगा। अगर रहता नीतू पका रही है, ये यहाँ शो नहीं किया जाता कि नीतू क्या पका रही है, तो वो भी अकर्मक हो जाता, लेकिन ये सकर्मक है क्योंकि नीतू खाना पका रही है। ठीक है, सकर्मक क्रिया के दो उपभेद किए जाते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब ये क्या होते हैं, इनको भी एक बार समझ लीजिए कि जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयोग होता है तो उसको एक कर्मक कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, क्या कर रहा है? वो भोजन कर रहा है। द्विकर्मक में क्या होगा? जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होंगे, जैसे कि अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ छात्रों और भूगोल, यहाँ दो कर्मक आ गया। ठीक है, छात्रों भूगोल, ये दो कर्म यहाँ शामिल हैं और पढ़ा रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर हो जाता है। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ साथ छात्रों और भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, तो यहाँ दो कर्म है, छात्रों और भूगोल, अतः पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर कौन कौन से रूप होते हैं उनको देखिएगा। तो यहाँ पर आई थिंक 4 रूप यहाँ पर दिए गए हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर। वाक्यों में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इस आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इनको समझिए। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग और संरचना के आधार पर है। महेंद्र जाता है, संतोष आई, ये अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि ये हो जाते हैं सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होंगे? जिनमें दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा कि अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह से जया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया, इस तरह से होगा ये संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है, करता है, क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, यहाँ दुष्यंत सब्जेक्ट है, यहाँ पर विषय है, लेकिन वो खुद काम नहीं कर रहा है, वो हेमंत से काम करवा रहा है। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, तो ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, दूसरे को प्रेरणा दे रहा है काम करने की। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी काव्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो पहले जो संपन्न होगी उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे कि धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, धर्मेंद्र सो गया लेकिन उससे पहले उसने पढ़ने का काम किया, तो ये पढ़कर जो होगा पूर्वकालिक क्रिया होगा। यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य किया गया है, अतः पढ़कर जो है क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न में से कौन पूर्वकालिक क्रिया होगा, तो ये जो पढ़कर है यहाँ पर वो पूर्वकालिक क्रिया होगा। किसी मूल धातु के साथ कर या करने लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, इसको याद रखिएगा। नाम धातु क्रिया, ठीक है, 5वां प्रकार है नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया क्या होंगे? जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं उनको, उन क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहेंगे। रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना, इस तरह के वर्ड। कृदंत क्रिया क्या होते हैं? वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने पर बनते हैं। ठीक है, प्रत्यय लगाने पर उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता चलकर, लिख से लिखना, लिखता लिखकर, इस तरह से। नेक्स्ट है सजाती क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ साथ प्रयोग होते हैं, साथ ही प्रयोग होते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, अब ये लड़ाई लड़ी, ठीक है, वो एक ही धातु से बने हैं और एक साथ प्रयोग किए जा रहे हैं। लड़ाई और लड़ी दोनों एक साथ आ गए तो वो क्या कहलाएंगे? सजातीय कहलाएंगे, एक ही जाति के, सजातीय। सहायक क्रिया, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी
पुस्तक मेज पर रख दी है। उस वाक्य में है तथा दी है सहायक क्रियाएं हैं। सहायक क्रियाएं जैसे कि आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है इज़, एम, आर, ये इस तरह के जो हैं हेल्पिंग वर्ब, उसी तरह से इसमें भी सहायक क्रियाएं होती हैं। तो ये जो है, दी है, ये सभी जो हैं सहायक क्रियाएं हैं। अब तीसरा जो प्रकार है वो है काल के अनुसार क्रियाएं। काल के अनुसार कैसे? भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, तो इसको भी एक बार समझ लीजिए। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, यानी सरोज जा चुकी है। सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था लेकिन अब वो पढ़ चुका है। ठीक है, पढ़ रहा था, पहले पढ़ रहा था, तो ये यहाँ भूतकाल का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो भूतकालिक क्रिया होगी। वर्तमानकालिक क्रिया, जिस क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य करने के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कमला गाना गाती है, विमला खाना बनाती है, इसमें वर्तमान काल का बोध हो रहा है, तो ये जो होगा वर्तमानकालिक क्रिया होगा। भविष्यकालिक क्रिया ठीक इसी तरह से, जिस क्रिया के द्वारा जो है किसी कार्य के संपन्न होने का बोध होता है आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में काम के संपन्न होने का बोध हो रहा है। तो जैसे एग्जांपल है नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा। तो इस तरह इसमें जो क्रियाएं होंगी वो जो होगी भविष्यकालिक क्रिया कहलाएंगी। तो चलिए ठीक है, आज के क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अविकारी शब्द स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो विकारी शब्द थे। ठीक है, तो जो भी क्लासेस आप लोगों ने छोड़ दी हैं उनको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसमें सारे क्लासेस एक साथ आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आगे कल से हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा क्रिया। तो आई होप आपको जो है क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।